मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मारा छापा। आरटीओ दिनेश पठोई को किया सस्पेंड। बेहद कम संख्या में पहुंचे थे अधिकारी और कर्मचारी। अनुपस्थित कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का आदेश। देहरादून में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल आइसक्रीम का किया शुभारंभ। दुग्ध प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड के लोगों का विश्वास है सौरभ बहुगुणा पर। ऋषिकेश नगर निगम में बजट कम मिलने से मेयर और पार्षद खफा। नगर निगम की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। बजट को वापस लौटाने का लिया निर्णय। ऋषिकेश में भी बदला मौसम का मिजाज। दिन में दिखा रात जैसा अंधेरा। बरसे बादल और लोगों को मिली गर्मी से राहत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पहुंची हरिद्वार। नारद मुनि की जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी अच्छी। यात्रा सुखद होने की संभावनाएं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से एक्शन में आ चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून पहुंचते हैं और यहां पर आरटीओ कार्यालय पे आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए जब पहुंचे तो सभी के होश फाख्ता हो गए। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री के अचानक आरटीओ पहुंचने से हड़कंप का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री के छापेमारी के दौरान अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही कम संख्या में पहुंचे हुए थे और इस दौरान 80% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और इस दौरान आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया गया है। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई मौजूद नहीं थे। और साथ ही परिवहन सचिव को निर्देश देते हुए कहा गया कि जितने भी कर्मचारी समय से होने के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा। जो भी कार्मिक वहाँ पर नजर पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कृष्णा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था जब उन्होंने शपथ ली थी कि समय से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से समय का ध्यान रखे, जनता को भी किसी तरीके की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरटीओ ऑफिस में औचक निरीक्षण, किस तरीके की परिस्थिति फिलहाल अभी है वहां पर? बिल्कुल रावण, देखिए आज की सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक्शन मोड में नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री को पहले से शिकायतें मिल रही थी कि किसी भी सरकारी कार्यालय का कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि सभी सरकारी कार्यालयों में जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी करी जाए और उसके अलावा सभी को इस तरीके से पाबंद किया जाए कि 10 बजे तक जो भी कार्यालय का समय है उससे पहले ही ऑफिस पहुंचे। तो इसी की शिकायतें लगातार बरकरार थी मुख्यमंत्री को आदेश देने के बावजूद भी, लेकिन मुख्यमंत्री आज इस तरीके से सुबह ही 10 बजे आरटीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरटीओ में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है वहां से नदारद देखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने 10:15 बजे तक सभी अधिकारियों का वेट भी किया, लेकिन सभी भी समय पर नहीं पहुंचे थे कोई भी अधिकारी। तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आरटीओ दिनेश को जो है वहां से सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद जो है जितने भी कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह रोकने के आदेश जो है वो उन्होंने परिवहन आयोग को दिए हैं, जिसके बाद से हम
देख रहे हैं कि परिवहन विभाग में पूरी की पूरी गेमागेमी है। राजधानी देहरादून से लेकर कुमाऊं के हर क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने सुबह औचक निरीक्षण किया है। इस तरीके से चर्चाओं का बाजार जो है वो लगातार गर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी समय पर नहीं पहुंचेगा उस पर मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। आज हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो है अफसरशाही जो है वो जनता पर हावी होती थी, मगर अब अफसरशाही पर धामी जो है वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। अफसरशाही को कंट्रोल जो है वो लगातार पहले ही दिन से करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। रागी तो पहले ही दिन से वो पूरी तरह से कह चुके थे मुख्यमंत्री की किसी भी तरीके की लापरवाही, किसी भी तरीके की हिला हलवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और दिनेश बिटोई को सस्पेंड भी कर दिया गया है, इसके बाद क्या दूसरे जो प्रशासनिक दफ्तर है वहां पर हड़कंप है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये औचक निरीक्षण था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री ने आज निरीक्षण किया है एकदम औसत निरीक्षण किया है। इसलिए कार्यालय 10 बजे खुलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उससे पहले उनको वहाँ पर जनता जो है वो खड़ी हुई थी लाइनें लगा के। मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत करी कि कब से आप यहाँ पर खड़े हो और कब से ये दिक्कत आ रही है। तो तमाम जनता ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया कि हमें हमेशा इसी समस्या से जूझना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये एक्शन हम दे सकते हैं। उत्तराखंड के सभी सरकारी महकमों में इस टाइम पर गूंज रहा है कि जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो भाई एक तरीके से औचक निरीक्षण किया है, तो बाकी महकमों में भी एक तरीके से हलचल का माहौल है। सभी एक तरीके से हम बात है किसी भी विभाग की तरह उन सभी अधिकारियों इस तरह से स्पष्ट हो चुके हैं कि हमें टाइम पर आना पड़ेगा, वरना निलंबन की घाट जो है वो हमारे ऊपर भी कभी ना कभी तो पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण, बात उत्तराखंड की एक बार फिर से और बात देवभूमि हरिद्वार की करते हैं, जहां नारद मुनि की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जनता पहुंच रही है और रजिस्ट्रेशन किसी कारण से बंद हुआ है। 20 मई तक चार धाम के दर्शन के लिए स्लॉट खाली नहीं हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की चार धाम यात्रा को लेकर अच्छी तैयारी है और आगे सुचारू रूप से यात्रा चले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि पर हम यात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं जिसे लेकर कई सवाल हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पर्यटन की दृष्टि से चार धाम की यात्रा सुखद होने की पूर्ण संभावना है। सभी समस्त अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत समिति के सदस्य श्री देवेश वशिष्ठ जी। ऐसा है, पता था, हमें पता था कि इस बार भीड़ आएगी, लेकिन इतनी भीड़ आएगी हम शायद अपेक्षा से ज्यादा भीड़ पहुंच रही है और अच्छा है, आना भी चाहिए। कोविड के बाद लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और हमारे लिए अच्छा है कि टूरिज्म बढ़ रहा है। रिलीजियस टूरिज्म खूब चरम पर है, अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे शुरुआत है, धीरे धीरे सब चीजें सुचारू हो जाएगी। बातें हो रही है तो हम शासन तक इस बात को पहुंचाएंगे, अफसरों तक इन चीजों को बताएंगे। आपने मुझे आज बताया, इस पर मैं उनसे बातचीत करके जरूर कहेंगे कि कार्रवाई हो। इधर आंचल डेयरी द्वारा प्रदेश में दूध के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए अब एक और नई शुरुआत प्रदेश में हो रही है, जिसके तहत उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश के 2 शहरों में यानी देहरादून और नैनीताल में आंचल आइसक्रीम की शुरुआत होने जा रही है। आज दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल आइसक्रीम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आंचल डेयरी पर जो विश्वास उत्तराखंड के लोगों को है वो आइसक्रीम में भी वही विश्वास दिखाएंगे। देखिए, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैंने पहले भी जो प्रेस वालों के साथ ब्रीफिंग करी थी उसमें बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह हमको बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमको बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को कम किया जाए, कुछ वहाँ के लोगों को और डेयरी की तरफ उनको हम लोग उनका इंटरेस्ट जगाएं, उनको डेयरी से जोड़ें और वही एक तरीका है कि हम अपने लॉसेस को कट शॉर्ट कर पाएंगे।
ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार में ऋषिकेश नगर निगम को बजट के लिए रोना पड़ रहा है, जिसके चलते नगर निगम की मेयर और पार्षद इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल इस बार नगर निगम को वित्त से मिले बजट में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की गई, जबकि प्रदेश के अन्य नगर पंचायत और नगर निगम को इस बार बजट बढ़ाकर मिला है। वहीं महापौर अनिता ममगाई ने मामले को लेकर एक आकस्मिक बैठक ली, जिसमें नगर निगम के 24 पार्षदों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पार्षदों के सुझाव आए कि कम बजट बढ़कर न मिलने की बात वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समक्ष रखी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बजट बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। यहां तक कि पार्षदों ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम को बजट बढ़ाकर नहीं मिलता है तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा के लिए तैयार हैं। फिलहाल महापौर ने सभी पार्षदों के साथ मिलकर बजट को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। जो हमारा राज्य वित्त का पैसा 2022-23 के लिए जो हमें मिला है, जो पूर्व में नगर पालिका के समय पर मिलता है और अब हम अपग्रेड हो गए, नगर निगम हो गए हैं, वही पैसा आज मिला है। और बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश का बजट बढ़ा है, उसमें डोई वाला ले लो, आप किच्छा ले लो, आप नगर पालिका जो परिषद है, या आप मसूरी ले लो, वो उनका बजट आज ऋषिकेश के बराबर या उससे ऊपर है। मैं अपने समकक्ष जो हमारी निकाय जो हमारा कोटद्वार है, कोटद्वार में जो जिनका बजट हमारे साथ 2 करोड़ रुपए का था, वो 2 करोड़ से 6 करोड़ रुपए चले गए और हम आज 4.5 करोड़ रुपए अटके। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 4.5 करोड़ में जहाँ 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी जाती है, उसी में आपकी पेंशन भी जाती है, उसी में कोई कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको पैसा वो भी जाता है। बाकी पैसा जो बचेगा उससे विकास होगा। क्या विकास होगा? आज हमारे सर पर 4 धाम यात्रा है और ऋषिकेश के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि हम यात्रियों को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाएं, उनके दवाई से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, जो भी सुविधा हम कर सकते हैं वो हम करें। उनके शौचालय से लेके छोटी छोटी समस्या हैं, लेकिन अब जब पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे। 2 दिन पूर्व जब बजट की जानकारी हुई और हम पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि किसी भी प्रदेश में हर 5 साल बाद वित्त समिति निकायों के बजट को बढ़ाती है, और हम पिछले 5 सालों से वेट कर रहे थे कि भाई 2021 में कोरोना काल की वजह से बजट नहीं बढ़ पाया था, समिति नहीं बन पाई थी, तो अब समिति ने निर्णय लिया और हमें ये जानकारी थी कि भाई निश्चित रूप से हमारा बढ़ा हुआ बजट हमें मिलेगा, क्योंकि ऋषिकेश शहर को पिछली बार नगर पालिका थी, इसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाया गया था। तो बजट अभी तक भी हमें नगर पालिका वाला ही मिल रहा था। उम्मीद थी कि बजट बहुत अच्छा मिलेगा और नगर निगम के रूप में मिलेगा, लेकिन बहुत निराशा लगी हाथ जब पता लगा कि बजट को पूर्व की भांति उतना ही रखा गया है, उसमें 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। ये मुझे लगता है हमारे ऋषिकेश शहर के साथ ऋषिकेश की जनता के साथ अन्याय है। बजट बढ़ना चाहिए। हम तो हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री भी हैं इसी विभाग के, वित्त विभाग भी उन्हीं के हाथ में, मैं तो उनसे भी अपील करूँगा और मैं अपने सभी पार्षद बंधुओं से भी अपील करूँगा कि हमें इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, मंत्री जी से मिलना पड़े, वित्त सचिव से मिलना पड़े, जाकर हमें प्रयास करना चाहिए बजट बढ़ाने का, क्योंकि ये बजट सिर्फ पैसों के रूप में नहीं बढ़ता, ये बजट विकास के रूप में बढ़ता है। ये बजट बढ़ेगा तो शहर में विकास होगा, शहर की नाली सड़कों के गड्ढे हम भर पाएंगे, और अगर बजट ही नहीं होगा तो हम उनके काम नहीं कर पाएंगे। इसमें बैठक का आयोजन अध्याचित बैठक बुलाई गई, क्योंकि जैसे आप सभी देख रहे होंगे कि अभी जो राज्य वित्त का बजट जारी हुआ, त्रिमासिक जो बजट जारी हुआ, उसमें उत्तराखंड की जितने भी निकायाँ हैं, चाहे उसमें नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी के बजट में बढ़ोतरी की गई और एकमात्र ऋषिकेश नगर निगम को छोड़ दिया गया। उसमें तो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, इसमें उनकी तनख्वाह ही जाती है। लगभग जो तनख्वाह है 1.5 करोड़ प्रति महीना कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है इस बजट में से, राज्य वित्त में से। और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन रिटायर हो रखे हैं, उनकी पेंशन भी इसी में से जाती है। इस बीच अगर कोई रिटायर हो जाएगा, कोई कर्मचारी हमारा, तो उसका जो जमा फंड है, जो पैसा उसको देना है, वो भी इसी में से देना है। तो बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हम कोई भी विकास कार्य ऋषिकेश नगर निगम के अंदर नहीं कर पाएंगे। में सभी सम्मानित बोर्ड ने, सभी हमारे पार्षद गणों ने ये निर्णय लिया है कि जो पैसा हमको मिला है उतना ही पैसा, बिना बढ़ोतरी का जो पैसा मिला, जो पुराने 5-7 सालों से चलता आ रहा था, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग से आती है, पूरे प्रदेश में सभी निकायों में त्रैमासिक किसकी बढ़ोतरी की गई, सिर्फ ऋषिकेश को नकारा गया, ऋषिकेश के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया।
इस पे फिर मेरी माननीय महापौर महोदय से बात हुई, तो उसके बाद हमने ऐतिहासिक बैठक बुलाने का फैसला लिया कि सभी पार्षदों की राय जान ली जाए। और क्योंकि ये मुद्दा पार्षदों और मेयर का जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, डायरेक्ट जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो भी विकास कार्य जो इससे होने थे वो पूरे शहर के लिए होने थे, इसमें किसी पार्षद या मेयर का कोई फ़ायदा नहीं होना था। ये शहर का विषय था, इसके लिए हमने ये बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में लगभग सभी ने एक स्वर से मतलब कहा है कि अपना ये जो पैसा है ये बढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री जिससे भी मिलना पड़े मिलेंगे। इधर उधम सिंह नगर के किच्चा में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने जनता की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस कार्यक्रम में करीब 210 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत, राजस्व, पुलिस विभाग और मेडिकल सर्टिफिकेट के मुद्दे छाए रहे। कार्यक्रम में लोगों ने पुरानी गल्ला मंडी में सोमवार और शुक्रवार को लगने वाले हाट बाजार को स्थायी रूप से बंद करने की भी मांग उठाई और कहा कि बाजार के कारण रेलवे फाटक पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया। जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में लगाया गया है और ये अच्छा कदम है। इससे जनता की समस्याएं का निवारण हो रहा है, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, जितनी भी समस्याएं वो सुनी जा रही हैं और ये एक अच्छा कदम है। इससे जनता को आसानी होगी काम कराने में, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस तरह के दिवस चलते रहने चाहिए और हमेशा जनता को अपनी समस्याएं सुनने करने के लिए तहसील दिवस में आना चाहिए। इधर भारी गर्मी के बाद तीर्थनगरी ऋषिकेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के तमाम मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, लेकिन बादल बरसने के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिन भर पड़ी भारी गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते बारिश की बौछार पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो जैसे दिन में ही रात के अंधेरे जैसा माहौल हो गया हो। फिर बादल बरसने लगे, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल पाई है। वहीं सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इधर रामनगरी में आंधी तूफान के बाद आई बारिश से जहां एक और लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है, तो वहीं इस आंधी तूफान के कारण एक विवाह समारोह में टेंट उड़ने के बाद भगदड़ मच गई। ग्राम गेवुआ स्थित एक रिजॉर्ट में विवाह समारोह के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। विवाह समारोह के दौरान अचानक आए तेज आंधी तूफान ने इस विवाह समारोह में जमकर कहर बरपाया। इस बीच तेज हवाओं की चपेट में रिजॉर्ट में लगा टेंट हवा में उड़ गया। मौके पर 8 से अधिक लोग टेंट की चपेट में आने से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि उनके अस्पताल में 8 मरीज घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से कुछ मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि कुछ घायल मरीजों का उपचार चल रहा है। अभी मेरे पास 7 लोग आए हैं, जिनमें अधिकतर लोग जिनके सर पे चोट लगी है, शायद टेंट का कोई पाइप गिरा है उनके सर के ऊपर, उसके कारण। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के भी बहुत गंभीर चोट नहीं है। एक मरीज़ है जिसकी चोट ज़्यादा है, वो हमारे पास भर्ती है। बाकी सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। सर ये कहाँ से आए हैं और कौन से रिजॉर्ट से आए हैं? रिजॉर्ट का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये गौजानी में गेबुआ में कोई रिजॉर्ट है, वहाँ से आए हैं। इधर रामनगर में देर रात तेज आंधी और तूफान ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई। वहीं बागीचों में खड़े आम और लीची की फसल भी चौपट हो गई है। इसके साथ ही साथ आंधी तूफान के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है। ग्राम लुहेड़ा में एक व्यक्ति गांव में किसी विवाह समारोह में जा रहा था और इस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।
पता चलने के बाद लोगों द्वारा उन्हें खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना रेलवे पड़ाव निवासी हरिराम सैनी की है, जहां रास्ते में आंधी तूफान के कारण पेड़ से उनकी बाइक टकराने से वो घायल हो गए और उनकी भी मौत हो गई। आंधी तूफान के कारण नेशनल हाईवे के अलावा कई मार्गों पर पेड़ गिरने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर दमकल विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे पेड़ों को काटकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल तहसील प्रशासन द्वारा सभी इलाके में पटवारियों को भेजकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश अधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं। बारात में गए थे, इनकी गाजियाबाद से आई थी बारात, गांव में पहाड़ में। बस वही रात को तूफान भी था, वैसे लेट पहुंची बारात, रास्ते में लेट भी आए थे दिल्ली से जो रात में। तो वही बस थोड़ा सा रास्ते में क्या हुआ, जैसे ही निकल रहे थे खाई थी वहाँ पे, ऐसे ही फिसले, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नीचे एकदम पता नहीं चला वो क्या हुआ करके, ऐसे ही नीचे गिर गए। और नीचे गहरी खाई थी, तो वही 2-3 घंटे में लगभग ढूंढा हमने, उसके बाद ही मिले वो। तो लगभग रामनगर से लाए हमसे, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस मिली नहीं, फिर रामनगर से कॉल किया हमने, हमारे पास गाड़ी थी हमारे लोग, तो वही हम अपनी गाड़ी में लेके आए यहाँ तक। हाँ, फिर यहीं डेथ हुई यहाँ पे हॉस्पिटल में। उधर पौड़ी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और बारिश के बाद ओलावृष्टि के बाद स्थानीय लोगों को गर्मी से निजात दे रहा है। वहीं ओलावृष्टि होने से सब्जी और फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ओलावृष्टि के बाद पौड़ी का पारा 32 डिग्री से लुढ़ककर 28 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल रहा है और आसमान बादल से घिरा हुआ है। पानी बरसने के कारण वन महकमे ने भी राहत की सांस ली है। इससे पूर्व श्रीनगर पौड़ी रोड के समीप जंगल धुंधु करके जल रहे थे। बारिश ने जंगलों की आग भी बुझा दी है। ऋषिकेश की अब बात करेंगे, जहां लक्ष्मण झूला थाना कैंप कर्मचारी की हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से यमकेश्वर ग्राम प्रधान संगठन भड़क गया है और संगठन से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने थाने का घेराव किया। वहीं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रधान संगठन ने 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम पुलिस को दिया है। समय सीमा में गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रधान संगठन ने चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तेरह तारीख रात को घट्टूघाट में हमारे एक हत्याकांड हो गया था, बच्चे को, एक नवयुवक को मारा गया था। और तब से हम देख रहे थे कि भाई क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अभी तक कोई कार्रवाई न होने के चक्कर में हमें आज मजबूरन ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। और हमने अल्टीमेट दिया है कि यदि 19 तारीख तक मामले का सुलझाव नहीं हुआ, आरोपी नहीं पकड़े गए, वो उनके कैंप को सीज नहीं किया गया और जो घट्टूघाट से यहाँ आपके गरुड़ चट्टी से और पीपल कोठी तक रोड से गाड़ियों के अवैध पार्किंग को न हटाया गया, तो हम 20 तारीख से चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार तो अपराधियों के साथ कभी थी नहीं, ना कभी होगी। जिसने भी अपराध किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो जो धरती में रहे, पाताल में रहे, कहीं भी रहे। आज आप यहाँ मौके पहुंची, क्या आश्वासन दिया लोगों को आपने? मैं आश्वासन, ये 3 दिन का अल्टीमेटम मिला है इन लोगों को और ये मेरे को लगता है कि ये काम तुरंत हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर। ये मैंने भी अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के अंदर काम होना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए, अपराधियों को ढूंढ के लाए कहीं से भी। लोगों का आरोप है कि पुलिस इसमें ढीला रवैया अपना रही है, इसमें क्या कहना है आपको? अब ढील तो इन्होंने दी है, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला है, मगर जनता द्वारा, हमारे द्वारा 3 दिन का इनको टाइम मिला है, अगर नहीं हुई तो कार्रवाई हो गया। इधर उत्तराखंड में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा भी रिटायर हो रहे हैं और उनकी भी सीट खाली हो रही है, जिसके लिए चुनाव होना है। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल तय करेगी, जिसके लिए आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल
फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब प्रदीप टम्टा के रिटायर होने के बाद तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। राज्य में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के कारण 10 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। 17 मई को होने वाली बैठक में नाम तय कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को पैनल भेजा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, संगठन अपनी तरफ से एक्सरसाइज कसरत कर रहा है और राज्यसभा के लिए उसी कद के लोग भेजे जाते हैं जो परिपक्व हों, जानकार हों, संगठन में भी लंबे समय से काम कर रहे हों, अनुभव हो। तो ऐसे लोगों की सूची बन रही है। होना भले ही एक का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधा दर्जन नामों की संस्तुति यहाँ से दिल्ली जाएगी और दिल्ली ही नेतृत्व तय करेगा कि कौन उपयुक्त रहेगा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य के। इधर रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर वन विभाग की काला डूंगी रेंज स्थित कार्बेट फॉल में 2 छात्र डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र उत्तराखंड घूमने आए हुए थे, साथ ही नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। वहीं फॉल में 2 छात्रों के डूबने की खबर मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी काला डूंगी अमित ग्वासाकोठी अपने तमाम वन कर्मियों और पुलिस वहां पर पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से डूबे हुए छात्रों की काफी खोजबीन की गई, जिसके बाद दोनों छात्रों के शव बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हम लोग नैनीताल से आ रखे हैं। नैनीताल कंट्रोल रूम से हमें सूचना दी गई कि काला डूंगी ये टाइगर फॉल के पास 2 बच्चे डूब गए हैं। इस सूचना पर हम तत्काल यहाँ घटनास्थल को रवाना हुए। कल हमने रेस्क्यू किया, लेकिन अंधेरा हो गया था, इस वजह से रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया। आज प्रातःकालीन सुबह 6 बजे हम रेस्क्यू कार्य में लगे और अभी हमें अभिजीत सन ऑफ किशोर अधिकारी 22 वर्ष हमने उसकी बॉडी रिकवर कर ली। ये कॉर्बेट फॉल में सूचना प्राप्त हुई थी कल 3 बजे करीब कि 2 छात्र डूबे हुए हैं, तो उसके लिए सर्च अभियान चलाया गया। एसडीआरएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक छात्र का शव कल बरामद कर लिया गया था और एक छात्र का शव आज बरामद किया गया। दोनों ही ड्रोन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दिनेशपुर के पढ़ने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।